हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से। हम पिछले क्लास में देखे 1.3 में भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप, तो जिसमें उपमहाद्वीप के जो प्राकृतिक की जो बनावट है, उनकी संरचना है, किस तरीके से भौगोलिक उसके हैं, उसका विस्तार कैसा है, इसके बारे में हम देखें। तो आज हम आगे देखेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में, जो कि यह दक्षिण के क्षेत्र हैं, जिसमें दक्कन के किस तरीके से वहाँ पे खनिज संपदा, उनका उत्खनन पठारी क्षेत्र में किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बुक में ध्यान देते हैं। दक्कन ट्रैप पश्चिमी घाट के पूर्व में दरारी उद्गार से निकले लावा से बना क्षेत्र दक्कन लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहा गया कि पश्चिमी घाटी के कौन से में पूर्व में दरारी, जो कि एक रेखा की तरह भूमि का क्या होता है, वो एक सीधी रेखा की तरह क्षय होती है, ध्वस्त होती है, फट जाते हैं। तो उसी उद्गार से बने क्या है, निकले लावा से बना क्षेत्र, लावा जो कि आप जानते हैं कि लावा कैसा होता है, बहुत ही गर्म होता है। तो उस लावा से निकले क्षेत्र से दक्कन लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 51,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। तो इसका जो विस्तार, जो इसका फैलाव है किसका, चूँकि ये दरारी उद्गार के नाम से जो निकली लावा है, उस लावा का जो क्षेत्र है वह 51,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर वह फैला हुआ है। इस पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें कई खनिज पाए जाते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है और कृषि के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यह यहाँ बताया गया है कि जो लावा निकलती है, उस लावा से जो आसपास की मिट्टी है, उसमें कौन सी काली मिट्टी का, वो आसपास की मिट्टी, वो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कि कई वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं और साथ ही भूमि को उपजाऊ बनाने में, क्योंकि काली मिट्टी होती है वो भूमि को में कहना चाहिए नमी या जल सोखने की क्षमता होती है, वो बहुत ही अधिक होती है। तो इसी वजह से और साथ ही यह काली मिट्टी है जो कि फसलों के उपजाऊ के लिए बहुत ही अधिक होती है, उसकी सहायक होती है और कृषि के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं दक्षिणी पठार के 3 स्वर्ण खदान क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें है कोलार स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक, दूसरा हट्टी स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक, तीसरा है रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश। ये क्या है, दक्षिण के पठार के 3 स्वर्ण खादान क्षेत्रों के नाम हैं। आगे देखते हैं, भारत का 90% खनिज, कितना प्रतिशत, 90% खनिज पदार्थ, 60% कपास, 70% सूती वस्त्र, चीनी का लगभग 65% उत्पादन पठारी भागों में ही होता है। तो सोचिए, आप भी अनुमान लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में कितना कहा गया, 90% खनिज पदार्थ हैं और 60% कपास और 70% सूती, और उसी तरीके से चीनी है 65। तो इसी तरीके से जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक होता है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय औद्योगिक समूह, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में उद्योगों का जो समूह है वो बताया गया है, जिसमें है दामोदर घाटी औद्योगिक समूह, दामोदर की घाटी में के क्षेत्र है उस आसपास में औद्योगों का समूह। दूसरा कहा गया है बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई औद्योगिक समूह। तो ये है कौन से, प्रायद्वीपीय औद्योगिक समूह। इससे पहले हमने देखा था कि दक्षिण पठार के स्वर्ण खादान क्षेत्र के बारे में। हम अब आगे देखेंगे पठार में खनिज संपदा और उत्खनन, किस तरीके से पठारी क्षेत्रों में खनिज संपदा तो पाई जाती है, लेकिन उनका उत्खनन, उसको निकालने का कार्य कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं आगे, भारत का पठार प्राकृतिक
संसाधनों से भरा हुआ है। जो भारत का जो पठारी क्षेत्र है वो किससे भरा हुआ है? प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं उससे भरा पूरा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मतलब तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ उत्खनन और कई उद्योगों का विकास हुआ है। किसकी वजह से? खनिज की वजह से। तो इसको निकालने, खनिज पाए जाने की वजह से उत्खनन, वहाँ की खुदाई के साथ साथ मतलब खनिजों को बाहर निकालने और उससे संबंधित कई उद्योगों का यहाँ पे विकास हुआ है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि के विशाल भंडार हैं। यह कहा जा सकता है कि भारत का अधिकतर खनिज पठारी प्रदेशों से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई गई है कि किस तरीके से जो पठारी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तरह तरह के क्या है खनिज पाए जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, आप सभी जानते हैं जो पठारी क्षेत्र हैं। लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, जैसे कि हम अपने क्षेत्र के जैसे मैनपाट के हैं जहाँ की क्या है बॉक्साइट निकाला जाता है। तो ये क्या है पठारी क्षेत्रों में अधिकतर जो विशाल भंडार हैं खनिज के वो पाए जाते हैं। और साथ ही भारत के जो अधिकतर खनिज वो कहाँ पाए जाते हैं? जो पठारी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं उत्खनन कैसे होता है, खदानों में मजदूर कैसे काम करते हैं, खदानों से जो खनिज निकलता है उसका क्या उपयोग होता है। इसे जानने के लिए हम एक खदान क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की प्रमुख खदान है जिसे झरिया कोयला क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे हम झारखंड के धनबाद जिले में जो कोयले की प्रमुखता है, जो खदान है पाई जाती है, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्कन ट्रैप के बारे में। चूँकि यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो दक्कन का ये पठार है, यहाँ पे दिखाया गया है दक्कन का पठार। जैसे यहाँ पे गोदावरी नदी, पुणे, मुंबई, ताप्ती नदी और यहाँ पे अरब सागर दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, आप भारत के नक्शे में भी देख सकते हैं कि जो दक्कन का पठार है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया गया है कि येलो रंग के उसको घेरे किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये वही क्षेत्र है जो कि क्या है दक्कन का पठार है। तो बच्चे आगे देखते हैं, हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ के धनबाद जिले में जो कोयले की खदान है उसके बारे में आगे देखते हैं, जिसे झरिया कोयला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार है। कहाँ पे? जो झारखंड के धनबाद जिले में। जमीन के अंदर से कोयला निकालने के लिए सुरंगें बनाई गई है। मतलब जमीन के अंदर किसको निकालने के लिए? कोयले निकालने के लिए ऐसी सुरंगें बनाई जाती हैं ताकि कोयलों को अंदर से बाहर निकाला जा सके। इस खदान के मैनेजर ने बताया कि यहाँ ज़मीन के नीचे लंबी सुरंगें बिछा दी जाती है। तो सोचिए आप कि किस तरीके से खदानों के अंदर क्या बनी जाती है? सुरंगें बनाई जाती है। तो और ये ज़मीन के अंदर छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत लंबी लंबी सुरंगें बनाई जाती है। यहाँ सैकड़ों मजदूर स्टील की टोपी पहने कोयले निकालने का काम करते हैं। मैनेजर ने कहा कि नीचे घनघोर अंधेरा होता है। जो कोयले के अंदर जो कोयले निकालने के लिए सुरंग बनाई गई है, तो उस सुरंग के अंदर जो अंदर जैसे जैसे अंदर जाते जाए तो वो क्या है घनघोर मतलब एकदम अंधेरा होता है। इसलिए काम करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि कुछ मजदूर हाथ में बैटरी चलित लैंप लिए हुए थे और कुछ की टोपी के अगले हिस्से में लैंप लगा हुआ था। तो जब वहाँ लोगों ने इसके बारे में पता करने जानकारी एकत्र करने गए तो देखे कि वो वहाँ पे जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो क्या है बैटरी चलित मतलब बैटरी से चलने वाले लैंप का इस्तेमाल किए हुए थे। और साथ ही कुछ लोग उनकी टोपी पर उनके अगले हिस्से हैं, कहने का मतलब टोपी के जो सामने वाले जो हिस्से हैं उसमें क्या लगा होता था? लैंप लगा हुआ था। कोयला निकालते हुए सुरंगों में ऊपर से पत्थर या चट्टान गिर सकती है। जब कोयला निकालते हैं अंदर से तो उस सुरंग के ऊपर
एक तो वैसे ही वो ज़मीन के अंदर कोयले निकालने के लिए सुरंग बनी होती है, तो उन सुरंगों के ऊपर पत्थर व चट्टान गिर सकती है। इसके बचाव के लिए स्टील की टोपी पहनना आवश्यक होता है, क्योंकि सुरंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक हॉल के जैसे होती है, जो कि पूरी अंधकार की हो और साथ ही या तो बैटरी से या चलित लैंप का इस्तेमाल या तो टॉर्च के माध्यम से वो इस्तेमाल करके ये सभी कार्य करते हैं। तो उनके बचाव के लिए कि ऊपर की छत या पत्थर ना गिरे, इसके लिए उन्हें क्या कर पहनना पड़ता है, स्टील की टोपी पहनना होता है। ये बहुत ही जरूरी होता है। सुरंग की छत को गिरने से रोकने के लिए लकड़ी और लोहे के खंभे और बीम लगाए जाते हैं। मतलब सुरंग की जो बनी होती है उसकी छत ऊपर से ना गिरे, इसके रोकने के लिए लकड़ी की सहायता से लोहे के खंभे और बीम लगाए जाते हैं, ताकि ऊपर की छत जो है वो ढह ना जाए। आगे देखते हैं, कोयला चट्टान की तरह कैसा होता है, कठोर होता है। जब कोयला क्या है, चट्टान, जैसे चट्टान आप देखिए बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उन चट्टानों की भांति कोयला भी वैसे ही बहुत ही कैसा होता है, कठोर होता है। और उसे निकालने के लिए बारूद से तोड़ा जाता है। मतलब बारूद उसमें कहना चाहिए खुदाई में से बारूद डाल करके इसको फिट किया जाता है और फिर जो कोयले की चट्टान होती है उसे तोड़ा जाता है, ताकि कोयले को निकालने में क्या हो सके, आसानी हो। फिर टोकरियों में भरकर ट्रॉली के डिब्बों में भरा जाता है। ये ट्रॉलियाँ पटरी पर चलती और इन्हें सॉफ्ट के सहायते लोहे की चैन से खींचकर बाहर लाया जाता है। तो इन मतलब जो बारूद से तोड़ के बाद जो कोयला को टोकरियों में भर करके वो ट्रॉली के माध्यम से बड़े बड़े डिब्बों में उसे भरा जाता है। और इन ट्रॉली की जो ट्रॉली जो होती है किस पर, पटरियों पर चलती है, ताकि कोयले को बाहर निकालने में आसानी हो। और इन्हें क्या होता है कि रास्ते में लोहे की चैन से खींच करके उसे बाहर निकाला जाता है। यहाँ से कोयले को धुलाई के लिए वॉशरूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको क्या कहते हैं, मतलब कोयले की जो सफाई के हैं या उसको जो भी कहना चाहिए गंदे चीज़ हैं या फिर उसमें जो भी बाहरी तौर से जो लग जाते हैं कीचड़ या कुछ भी, तो उसको साफ़ सफाई करने के लिए उसे वॉशरूम में ले जाया जाता है। ज़मीन के नीचे खदान में काम करना जोखिम से भरा है। ये स्वाभाविक सी बात है कि ज़मीन के अंदर जो सुरंग के अंदर जाए और फिर खदान में काम करना इतना आसान काम नहीं है। खदानों में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ये कभी भी हो सकता है। 1975 में धनबाद के इसी कोयला क्षेत्र में स्थित चासनाला खदान में कोयले की दीवार गिर जाने से खदान में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया और लगभग 400 से अधिक मजदूर डूबकर मर गए। तो ऐसी घटनाएं खदानों में क्या है, हो जाती हैं। तो यही एक उनमें से एक घटना बताया गया है। 1975 में धनबाद के कोयले क्षेत्र में क्या है, चासनाला खदान में क्या हुआ था, कोयले की दीवार जो होती, जैसे सुरंग बनी होती वो साइड में बीम के माध्यम से या फिर लोहे की खंभे के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से उस क्या दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है ताकि ना गिरे। लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है। तो यही दुर्घटना क्या है, धनबाद के जो कोयले खदान क्षेत्र है वहाँ पे हुई थी। और कोयले की दीवार गिर जाने से क्या हुई थी, अचानक से उसमें पानी भर गया और लगभग उसमें कितने 400 से अधिक जो उस कोयले खदान के अंदर जो काम कर रहे थे वो डूब करके मर गए। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में और स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष के बाद तक खदानों को ठेकेदार और निजी कंपनियां चलाती थी। अंग्रेजों के जब शासनकाल में भारत में जब स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष बाद तक क्या होता था, खदानों को ठेकेदार मतलब जो ठेका लेते थे या उस कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार होते थे, और निजी कंपनियां जो अपनी स्वयं की क्या कहने जो प्राइवेट कंपनियां होती थी वो चलाती थी। तो ये सारी चीज़ें जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन काल चल रहा था उस समय भी हुई थी, और स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष के बाद भी ऐसे ही जो खुदाई का काम था या कोयला निकालने का जो काम था वो किया जाता था निकालने का। तब
सुरक्षा की उचित व्यवस्था की कमी थी उस समय, जब अंग्रेजों के शासनकाल थे या फिर स्वतंत्रता के बाद जो 20 वर्ष के बाद जो स्थिति थी, उस समय सुरक्षा के लिए कोई सही तरीके से व्यवस्था नहीं थी, कहना चाहिए मतलब कमी थी। बाद में सरकार ने खदानें अपने हाथ में ले ली। उस बाद में फिर सरकार जो थी वो पहले तो कौन लेते थे, ठेकेदार होते थे या तो फिर निजी कंपनियां लेती थी, लेकिन बाद में इन खदानों को सरकार अपने हाथों में ले ली। चास नाला जैसी दुर्घटनाएं अब कम होती हैं, जो कि चास नाला जैसे जो घटनाएं हैं वो अब क्या है, कम होती हैं। लेकिन खदान में काम करने वाले मजदूरों को लगातार धूल में काम करने से फेफड़े की बीमारी हो जाती है। कम मेहनताना और जोखिम से भरे काम इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो जो खदानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन्हें क्या है, हमेशा डस्ट हो गए, धूल हो गए, कंकड़ पत्थर, ये सारी चीज़ों का सामना उनको हमेशा करना पड़ता था। और इन्हीं जो डस्ट कहें या धूल कहें, उस छोटे छोटे कणों जो कि हमारे फेफड़े के अंदर कहें या वहाँ काम करने वाले लोग के अंदर चले जाते हैं, जिससे फेफड़े जैसे की जो बीमारी होती है वैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कहा गया है आगे कि कम मेहनताना और जोखिम भरे काम इनके जो क्या है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। आगे देखते हैं, हम मजदूरों की बस्तियों में गए, जो वहाँ जो सर्च करने या देखने उसकी जानकारी प्राप्त करने गए थे, उन्होंने देखा कि मजदूरों की बस्तियों में वो गए। हमने पाया कि लगभग सारे मजदूर आसपास या झारखंड के नहीं थे। जब उन मजदूरों की बस्तियों में गए लोग, तो उस समय पता चला कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे लोग या मजदूर वो आसपास के थे, और लगभग सारे मजदूर आसपास या तो फिर झारखंड के नहीं थे। वे बिहार राज्य में रहने वाले थे और छुट्टियों में अपने अपने गांव जाते थे। यहाँ के मजदूर आसपास के ना होकर दूर से लाए गए हैं। तो जैसे हमने चास नाला की जो दुर्घटना या कहें उसके आसपास जो काम करने उस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग थे, वो वहीं के एकदम स्थायी लोग केवल नहीं थे, बल्कि दूर दूर के राज्यों से काम करने वाले लोग आते थे और छुट्टियों में वो अपने घर चले जाते थे। ऐसा क्यों? इसके बारे में पता चला कि जब खदान का काम शुरू किया गया तो यहाँ आदिवासी समुदाय रहते थे। यहाँ इनके खेत और जंगल थे जिस पर इनका जीवन आश्रित था। तो जहाँ पे कहना चाहिए खनन का काम या खदान लगा था, उन खदानों के बारे में जब पता किया गया तो वहाँ पे इससे पहले आदिवासी लोगों का समूह रहता था। वहाँ आदिवासी लोग रहते थे और वहीं उनके जंगल और क्या थे, खेत थे, जिन पर उनका वहीं पर रह कर के वो अपना सारा जीवन का गुजर बसर या अपनी पूरी जो लाइफ थी वो वहीं पे रह कर के वो व्यतीत करते थे। इन्हें यहाँ से हटा दिया गया और जंगल काटकर खदान का काम ठेकेदारों के द्वारा शुरू हुआ। इनकी जगह ठेकेदारों ने अप्रवासियों को काम पर रखा। तो यहाँ पे जो लोगों का समुदाय था आदिवासी, जो कि वहीं पे रहते थे, अपने कार्य करते थे, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया और जो जंगल थे उन जंगलों को काट करके किसका काम वहाँ पे शुरू किया गया, खदान का काम शुरू किया गया, जिसको वहाँ ठेकेदारों ने उस कार्य को पूरा किया। तो इन्हीं जगह पर जो ठेकेदारों ने किसको, प्रवासियों को ना रख करके अप्रवासियों को, जो कि आज वहाँ के रहने वाले स्थायी लोग नहीं थे, बल्कि अप्रवासी जो दूर दूर के राज्यों या पड़ोसी क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों के रहने वाले लोग, वहाँ पर उनको काम पर वहाँ रखा गया था। जैसे कि यहाँ पे हर चित्र में 2.18 में दिखाया गया कोयले की खदान, किस तरीके से लोग ट्रॉली के माध्यम से कोयलों को डाल करके बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि छत जो है या चट्टान ऊपर से गिर जाने की वजह से वो लोग क्या है, सिरों पर स्टील की टोपी का इस्तेमाल करते और उनके सर पर क्या है लगी रहती थी, लैंप लगा हुआ था, जो कि उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिलती थी। एक तो सुरंग के अंदर बहुत ही अंधेरा होता था, तो ये सारी वहाँ पे काम करने वाले लोगों को इस तरह काम करना पड़ता था।
आगे देखते हैं, कोयले के अलावा और भी खनिजों का प्रायद्वीपीय पठार में उत्खनन होता है। कोयले तो वहाँ से निकाले ही जाते हैं, लेकिन और भी ऐसे खनिज हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार में उनका क्या होता है, उत्खनन होता है, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। इस तरह धातुओं पर आधारित उद्योगों के लिए भारत के पठारी प्रदेश में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस देखते हुए क्या है कि इस तरह जो धातुओं पर आधारित, धातुओं पर निर्भर उद्योगों लगे होते हैं, जो कि भारत के जो पठारी प्रदेश हैं उन पठारों से आसानी से कच्चा माल उनको उद्योगों के लिए मिल जाता है। उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली बनाने के लिए कोयला यह आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतलब कहें यहाँ पे जो कच्चा माल क्या होगा, कोयला, वो लोगों को आसानी से मिल जाता है। तो क्या है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट तौर से बताया गया कि उद्योगों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बिजली चाहिए, और बिजली बनाने के लिए किसकी, कोयला। तो ये सारी चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाती है। यहाँ कोयले पर आधारित कई ताप बिजली घरों की स्थापना हुई है। तो किस पर आधारित, कोयलों पर आधारित ताप के माध्यम से बड़े बड़े ऐसे बिजली घरों की स्थापना की गई है, जहाँ पे बिजली बनाने का कार्य किया जाता है। साथ ही यहाँ बड़े बांधों से पनबिजली मतलब पानी के माध्यम से बिजली उत्पादन का कार्य करना, तो पनबिजली का भी उत्पादन होता है। तो हमने क्या देखा, कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों की स्थापना भी हुई है, और साथ ही साथ बड़े जो बांध हैं उन बांधों के माध्यम से पनबिजली, पानी बिजली का भी उत्पादन होता है। तो बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है बच्चे आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आए होंगे तो बच्चे आप मुझसे संपर्क करके, कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चे, आप बच्चे सभी ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करने की कोशिश कीजिए, जैसे बनता है, जैसे समझ में आता है आप लोग उसी भांति कार्य को करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्कन के पठार में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कोयले की खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1975 ईस्वी में धनबाद के चासनाला कोयला खदान में कोयले की दीवार गिरने से खदान में अचानक पानी कैसे भर गया। 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चे, अभी हमने फिलहाल में पढ़ा है, इसके आंसर भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। तो ऑल स्टूडेंट इज़ कंप्लीट टू होमवर्क, और सभी बच्चे अपने कार्य को पूरा करें, कोशिश करें, मेहनत करेंगे तो सभी क्वेश्चन हैं उसके हल हो सकते हैं। आज के लिए यहीं तक बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स।